नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। आज के अपराध की घटना भी हालिया है। प्रदेश है मध्य प्रदेश, जिला है सिंगरौली, थाना है शहर कोतवाली। तारीख है 21 फरवरी 2023। सवेरे सवेरे 21 फरवरी 2023 को अल सुबह यानी कोई 7-8 बजे सिंगरौली अपने कोल फील्ड्स के लिए, कोयले की खदानों के लिए मशहूर है। हमारे ख्याल से नॉर्थ ईस्टर्न कोल फील्ड की बहुत ढेर सारी खदानें हैं वहाँ पर कोयले की। कारण भी है कि वहीं रिहन डैम है और तमाम थर्मल पावर प्लांट रिहन डैम के आसपास बने हुए हैं। तो वहाँ सवेरे सवेरे की शिफ्ट के मजदूर जो कुछ गांव से आते हैं, कुछ वहाँ बनी हुई टेम्परेरी कॉलोनीज से आते हैं, उन्होंने फ़ोन करके थाने पर यह बताया कि साहब, गांव उड़ती के पास सड़क के किनारे एक व्यक्ति की लाश पड़ी है। कोतवाली थाना प्रभारी अरुण पांडे सूचना मिली, उन्होंने फौरन अपनी गाड़ी पर एक सब इंस्पेक्टर, कुछ सिपाही बिठाकर भेजा कि देख के आओ क्या मामला है, मैं भी थोड़ी देर में आ जाऊंगा। वहां पर पहुंचे और सड़क के किनारे जो ब्लैक टॉप है उससे करीब 10 कदम की दूरी पर, जहां से जंगल या पेड़ पौधों की शुरुआत होती है, वहीं पर एक मेल डेड बॉडी पड़ी थी। शरीर पर कोई कपड़ा नहीं था, गर्दन ऑलमोस्ट अलग थी, चेहरे पे बहुत शार्प एज्ड वेपन के निशान थे, यानी चेहरा कटा फटा था। साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि शव का या उस व्यक्ति का अंग विशेष बिल्कुल कटा हुआ था, जड़ से कुछ था ही नहीं, वहां पर एकदम काट दिया गया था। पूरी बात उस सब इंस्पेक्टर ने प्रभारी निरीक्षक कोतवाली अरुण पांडे को बताई। थोड़ी देर में इंस्पेक्टर कोतवाली भी आ गए। सब लोगों ने मिलजुल कर जब घटनास्थल देखा तो ये इन्फ्रेंस ड्रॉ किया कि यह आशनाई का मामला होगा। जिस तरह से उसका अंग विशेष बिल्कुल काट दिया गया, नेस्तनाबूद कर दिया गया, उससे ये पता लगता है कि ये आशनाई का चक्कर होगा और जिस किसी महिला या लड़की के साथ इसके संबंध होंगे, उसके घर वालों ने उसकी ये दुर्दशा की होगी। पुलिस ने इसी लाइन पर काम करना शुरू किया, यानी विवेचना करनी शुरू की। लाश को पंचनामे के लिए तैयार किया गया, उसकी चोटें नोट की गई। पंचनामे में चोटें जितनी हैं जो पंचों को दिखाई पड़ती हैं, बाकी तो पोस्टमार्टम में आती हैं। तो पंचों का मतलब 5 लोगों से है जो उनको दिखाई देती हैं, और जो राय पंचांग एक उसमें कॉलम होता है, यानी पंचों की राय क्या हो सकती है इस व्यक्ति की इस दशा के बारे में। इस सब प्रोसेस में करीब 1 घंटे का समय लगता है। वो फर्द पंचायतनामा लेकर जाते हैं, उसमें कई कॉपीज में वो एंट्रीज होती हैं, 5 लोगों के उसमें सिग्नेचर होते हैं, जो 5 लोग पंचनामे में शामिल होते हैं। कहीं कहीं इसको पंचायतनामा कहते हैं, कहीं कहीं साधारण भाषा में पंचनामा ही कहते हैं। बहरहाल राय पंचांग उसमें ये लिखी गई कि जिस तरह से इसकी हत्या हुई है, यही लगता है कि ये आशनाई का प्रकरण होगा। दूसरा, गर्दन कटी हुई है, हत्या का कारण किसी तेज धारदार हथियार से गर्दन का काटना है। पुलिस पंचायतनामा की कार्रवाई में जुटी हुई थी, तभी किसी व्यक्ति ने आके बताया कि साहब, जहां ये लाश पड़ी है, यहां से कोई 50-60 मीटर की दूरी पर
थोड़ा सा जंगल के भीतर या 10-20 कदम जंगल के भीतर एक मोटे या बड़े दरख्त, बड़े पेड़ की जड़ के पास कुछ सामान जला हुआ पड़ा है, जिसमें एक जला हुआ जूता समझ में आ रहा है। पुलिस ने फौरन उसको कब्जे में लिया। उसमें एक जली हुई बेल्ट, एक जला हुआ जूता, पूरी तरह से जला हुआ जले हुए कपड़े और मांस का एक टुकड़ा। पुलिस ने इन सभी को कब्जे में लिया। इनका एक इंक्वेस्ट रिपोर्ट जैसे उसका भी पंचनामा बनाया गया कि क्या क्या सामान इसमें है। लेकिन प्राइमा फेसी पुलिस को इस बात का यकीन हो गया कि ये सामान सब इसी व्यक्ति से संबंधित है। बाकी चीजें सब वहां पोस्टमार्टम हाउस में उसको भेज दिया गया और ये जो जली हुई चीजें मिली थी इनको एफएसएल की जांच के लिए भेज दिया गया। चूंकि उस समय तक बॉडी की पहचान नहीं हो पाई थी, इसलिए उसको उसके डीएनए को भी प्रिजर्व कर लिया गया। खैर, जब ये हो गया और वो बॉडी चली गई, तो जब बेल्ट और जूते की बात आई, आजकल सभी के पास, मजदूरों के पास भी मोबाइल है, तमाम लोगों ने अपने मोबाइल में उनकी तस्वीरें भी ले रखी थी। थोड़ी देर में ये पता लगा कि ये उड़ती गांव का ही रहने वाला, उड़ती गांव में ही रहने वाला एक आदमी वीरेंद्र गुज्जर है। पुलिस भाग के वीरेंद्र गुज्जर के पास गई। उसके घर में सिर्फ उसकी पत्नी कंचन गुज्जर थी। कंचन गुज्जर को बताया गया कि ये जूता, ये बेल्ट, उसने कहा अरे ये तो हमारे पति का है, वीरेंद्र गुज्जर का। क्या हुआ उनको? बहरहाल वो पोस्टमार्टम हाउस सिंगरौली के पहुंची। उसने बॉडी को पहचाना और बताया कि ये हमारे पति वीरेंद्र गुज्जर हैं। कल शाम को ये आए नहीं थे, कोलफील्ड में नौकरी करते थे, लेकिन शाम को ये घर नहीं आए। अक्सर ये रात में जब नहीं आते तो ये बता देते हैं कि हमारी रात की शिफ्ट थी। तो मैंने समझा रात की शिफ्ट होगी, सुबह आ जाएंगे। पुलिस उनको अपने साथ थाने पर ले गई कि आप इसी सूचना को एक तहरीर दे दें ताकि हम इसमें मुकदमा लिख सकें। कंचन की तहरीर पे थाने पर एक मुकदमा धारा 302, 201 यानी हत्या और हत्या के साक्ष्य को छिपाने का दर्ज कर दिया गया। अब पुलिस के सामने ये संकट था कि कौन हो सकता है, और कारण बहुत साफ दिख रहा था कि आशना ही होगी। सामान्य रूप से कोलफील्ड में जहां वो काम करता था वहां भी, और वो गांव नुमा उस बस्ती में भी ये पता लगा कि ये इसका आचरण बहुत अच्छा नहीं था। बहुत सी महिलाओं से इसके संबंध थे। बहुत ढेर सी आदिवासी लड़कियां इसके साथ घूमती हुई पाई गई थी। ये कुछ आशिक मिजाज और अय्याश किस्म का आदमी था। पुलिस जो शक कर रही थी, लाश को पहली बार देखने के बाद पुलिस की उस थ्योरी को बल मिला कि हो न हो ये आशनाई का ही चक्कर है। जिस किसी महिला या लड़की के साथ इसे देखा गया होगा, पकड़ा गया होगा, उसके घर वालों ने उसकी ये दशा कर दी। पुलिस को 4-6 दिन इसी काम में लग गए, पता करने में। जिसका जिसका पता लगा, 1, 2, 3 महिलाओं या लड़कियों के बारे में कोलफील्ड में पता लगा, 2-1 के बारे में गांव में पता लगा। सबसे गहराई से पूछताछ की गई। उनके घर में रहने वाले मेल यानी मर्दों की संख्या, उनके नाम पते, उनका लोकेशन, उनके सबके बयान लिए गए, लेकिन कुछ रिजल्ट नहीं निकला। पुलिस की समझ में नहीं आ रहा था कि इसको आगे कैसे हम बढ़ाएं। पुलिस ने उस गांव में जो रहने वाले थे 2-1 लोगों से अलग से बातचीत की। देखिए, वहां सिंगरौली, वहां आसपास 2 ही चीजों की शिकायतें होती हैं। अपेक्षाकृत शांत, ये सोनभद्र से बिल्कुल सटा हुआ जिला है। जैसे ही आप सोनभद्र क्रॉस करेंगे इस तरफ से, या मध्य प्रदेश की तरफ अगर बीजपुर से जाएंगे, तो जिला यही सिंगरौली पड़ेगा।
बड़े बड़े पावर प्लांट हैं, खूबसूरत सी जगह है, बिल्कुल बॉर्डर पर है। उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश का जो बॉर्डर है सोनभद्र से बिल्कुल सटा हुआ सिंगरौली है। दो चीज़ों की वहाँ शिकायत होती है। एक तो फॉरेस्ट वाले बहुत एक्टिव होते हैं कि लोग फॉरेस्ट की लकड़ियाँ काट कर जलाने के लिए या इमारती लकड़ी जो होती है दरवाजे खिड़की या फर्नीचर बनाने के लिए, एक तो फॉरेस्ट वाले वहाँ इनका शोषण करते हैं और फॉरेस्ट में लकड़ी काटने का काम ज़्यादातर वहाँ के स्थानीय आदिवासी करते हैं, लाकर शहरों में वो जो इसके कारोबारी हैं उनको बेच देते हैं। तो कहर उन्हीं आदिवासियों पर बरतता है। दूसरा, शराब। आदिवासी हैं, शाम को शराब पीने के आदी हैं, महंगी और अंग्रेजी शराब उनके बस की नहीं है। तो लोकल जो वहाँ शराब बनाने वाले हैं, पुलिस उनके पीछे भी हमेशा पड़ी रहती है। तो जो पकड़े जाते हैं या जो बेचते हैं और पुलिस की मिलीभगत से बेचते हैं, वो पुलिस के दोस्त होते हैं, पुलिस के मुखबिर होते हैं। पुलिस अपना काम, अपना उल्लू उन्हीं से सीधा कराती है। ऐसे ही दो एक लोग जो शराब बनाने के या फॉरेस्ट प्रोडक्ट की चोरी के सिलसिले में कभी थाने आए होंगे, पुलिस ने उन्हीं को लगाया कि जरा पता करो क्या वजह हो सकती है, किस लड़की की वजह से इसकी हत्या हुई, उसके घर में कौन कौन है। बहरहाल उन दोनों तीनों लोगों ने, इसको मुखबिरी कहते हैं, ये पुराना मैनुअल इंटेलिजेंस सिस्टम था जो अब लगभग समाप्त प्राय है। सारी पुलिस और सारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज अब सीडीआर पर, इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस पर, सीसीटीवी फुटेज पर, फॉरेंसिक रिपोर्ट्स पर, डीएनए रिपोर्ट्स पर, इन पर ज़्यादा बैंक करने लगी हैं, इन पर ज़्यादा भरोसा करने लगी हैं। प्रोफेशनल मुखबिर का काम ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है, लेकिन कहीं कहीं इसका प्रयोग करना ही होता है। बहरहाल उन दो तीन लोगों ने, पुलिस के उन दो तीन कॉन्टैक्ट्स ने पुलिस को आकर ये बताया कि साहब, इसकी पत्नी से 2-3 दिन पहले कहा सुनी हुई थी, हल्ला गुल्ला हुआ था, शराब ये लगभग रोज पीता था, शराब पी के जाता है तो, लेकिन उस पत्नी ने पहले इतना विरोध नहीं किया था जितना 4-5 दिन पहले किया था, यानी हत्या की रात के 4-5 दिन। तो उससे भी पूछ लिया जाए, हो सकता है उसको ये पता लगा हो कि किसी से इसके संबंध हैं, या उसके घर वालों ने, उसके भाइयों ने आकर इसकी इस तरह से हत्या कर दी हो। बात कुछ लॉजिकल लगी इंस्पेक्टर अरुण पांडे को। उसने महिला कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर भेजकर गाड़ी से कंचन गुज्जर को बुलवा लिया और कहा गया कि इससे पूछो कि इसका झगड़ा क्यों इसके पति से हुआ था 4-5 दिन पहले। महिला कांस्टेबल्स, महिला सब इंस्पेक्टर ने उससे यही सवाल पूछने शुरू किए। थोड़ा सख्ती भी की। ऐसे तो आप जानते ही हैं कि कोई ये यूरोप नहीं है कि जनसंख्या बहुत ज़्यादा कम है, पुलिस के पास बहुत टाइम है वहाँ पर सामने बिठाकर तरह तरह के क्रॉस क्वेश्चंस करने के लिए, और लोगों का आमना सामना कराने में पूरा समय लेती है। अपने यहाँ की पुलिस के पास समय नहीं है। अगर वो इंट्रोगेट करने में 2 दिन लगा देंगे, तब तक हत्या के 3 और मामले आ जाएंगे। इसलिए जो कुछ भी है वो झटपट चटपट पता लगाना ही, और इसी प्रोसेस में ये कई श्रेणियों की पूछताछ की जाती है कि जो होना हो जल्दी हो जाए। बहरहाल उस महिला से बातचीत शुरू हुई, सख्ती हुई, थोड़ी देर में महिला टूट गई। महिला ने बताया कि मैंने ही इसे मारा है। लोगों ने पूछा, ऐसा क्यों किया तुमने? फिर उसने जो बात बताई वो बहुत रोचक भी थी, आंख खोलने वाली भी थी और स्तब्ध करने वाली भी थी। उसने बताया कि मैं वीरेंद्र की 5वीं पत्नी हूं। इसके पहले इसकी 4 शादियां और हो चुकी थी। कंचन ने सबके नाम बताए, सबके पते बताए, मतलब गांव का नाम कि फला गांव की थी, फला गांव की थी, या फला लेबर कॉलोनी की थी। सभी के नाम बताए, पिछली 4 पत्नियों के।
पुलिस ने पूछा तुमको कैसे पता लगा? तो उसने कहा हमें शादी के वक्त ये नहीं पता था कि इनकी 4 शादियां पहले हो चुकी हैं। घर वालों ने लड़की एक मंदिर में दिखाई, वहीं रेणुकूट में। लड़की देखने के बाद उसने हाँ कर दी और ये जिद की कि हम मंदिर में ही शादी करेंगे, हमें शान शौकत वाली, होटल वाली या शादी घर वाली शादी पसंद नहीं है। लड़की वालों को इससे अच्छा क्या लगता, उन्होंने उसकी शादी किसी एक मंदिर में दोनों पक्ष से लोग इकट्ठा किए और शादी कर ली। जब मैं शादी करके आई तो धीरे धीरे अड़ोसियों पड़ोसियों ने ये बताना शुरू किया कि तुम 5वीं हो। मेरा भी इंटरेस्ट हुआ कि आखिर पहले की 4 क्यों चली गईं। पता करते करते मैं जैसे ही ये नौकरी पे चले जाते थे, मेरे पास सिर्फ यही काम था, ये पता करना कि पहली 4 कौन थी। तो ये बताया कि जो उसकी पहली शादी हुई, जो घर से हुई और धूमधाम से हुई, वो जब शादी होकर आई तभी इसने उसको प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। शराब पी कर आता था और उसके बाद उसके साथ दुर्व्यवहार करता था। कोई 8-9 महीने बाद वो छोड़कर चली गई। अचानक एक दिन वो अपने मायके चली गई, कभी लौटकर नहीं आई। इसने फौरन दूसरी शादी कर ली। दूसरी शादी यानी दूसरी पत्नी सबसे ज्यादा उसके पास रही, लगभग 2 साल। उसके एक बेटा भी हुआ। लेकिन फिर ये शराब पी कर आना, और तब ये पहली बार पता लगा कि दूसरी पत्नी के सामने ये आदिवासी जो लड़कियां वहां कोल फील्ड में काम करती हैं, कम उम्र की, उनको ले आता था। महीने में 1 आध बार ले आया और घर में ही उनके साथ दुष्कर्म करता था। पत्नी से चाहे जितना बिगाड़ हो, लेकिन कोई पत्नी इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर सकती कि उसका पति उसी घर में, उसी आंख के सामने, उसकी आंख के सामने ऐसा कुछ करे। एक तो एक वो फियर साइकोसिस भी होती है कि ये हमें शादी करके लाया है, इसे यहाँ ले आया, कल को ऐसा ना हो ये भी इसी घर में आकर रहने लगे, एक हमारा प्रतिद्वंदी तैयार हो जाए। तो बड़ा नेचुरल सा रिएक्शन है। जब वो कहा सुनी करती थी तो उसी लड़की के सामने उसे पीटना शुरू कर देते थे, पत्नी को। दूसरी वाली भी 2 साल रही अपने बच्चे के साथ, वो भी एक दिन छोड़कर मायके चली गई। तीसरी आई, तीसरी तो 3-4 महीने ही उसके साथ रही होगी और छोड़कर चली गई। चौथी भी कोई साल, सवा साल के आसपास रही, उसकी एक बेटी भी पैदा हुई। लेकिन इसी अय्याशी की प्रवृत्ति के कारण वो भी छोड़कर चली गई। जब ये सारी बातें पता लगी तब कंचन ने कहा मैंने तय कर लिया, अगर मेरे रहते हुए ये किसी लड़की को, किसी महिला को मेरे घर में ले आया, मैं उसी दिन इसे मार दूंगी। और वो नींद की गोलियां फार्मासिस्ट की दुकान पर तलाश करने लगी। जब भी ये सब्जी लेने, दूध लेने या कोई सामान लेने बाजार में जाती थी तो कहीं से 2, कहीं से 3, कहीं से 4 नींद की गोलियों का पता कर लिया था इसने, ये ले आती थी। और जब 20 गोलियां इसने इकट्ठा कर ली, फिर उसे लगा कि अब जिस दिन इसने ऐसा किया, मैं उसी दिन इसे हमेशा के लिए खत्म कर दूंगी। मैं बिल्कुल नहीं भागूंगी और कभी नहीं चाहूंगी कि पिछली 4 की तरह और भी लड़कियां, और भी महिलाएं, और भी पत्नियां परेशान हों। और वो इसका इंतजार कर ही रही थी। पूछा गया कि भाई ये बताओ कि ऐसा क्या था उसमें कि एक भागी और 4-6 महीने बाद फिर दूसरी ले आया, वो भागी फिर 4 महीने बाद ले आया, और चौथी भागी तो तुम्हें ले आया, तो आखिर ऐसा क्या था? उसने कहा था देखिए, जितना मैं समझ पाई अपने घर वालों से बातचीत करके या इसके बिहेवियर को देखे, कि ये कोल फील्ड में टेक्निकल सुपरवाइजर था और अच्छे कपड़े पहनने का शौकीन था, पैसे भी तनख्वाह में ठीक ठाक मिलते थे, घर को भी इसने खूब अच्छे से, जो वहाँ का स्टैंडर्ड है लोकल गांव का, उसके हिसाब से अच्छे से रखता था, मोटरसाइकिल से चलता था। हो सकता है इस चीज को वो सामने किसी महिला पर प्रभाव के लिए इस्तेमाल करता हो, या सामने वाली महिला
इस आचरण से, व्यवहार से, कपड़ों से, मोटरसाइकिल से, पैसे से वो प्रभावित होती हैं। ये कहना मुश्किल है कौन सी चीज ऐसी थी जिसकी वजह से। अच्छा, लड़कियों के घर वाले शादी का रिश्ता लेके जाते थे और पहली शादी के बाद इसने सारी शादियां मंदिर में की, लड़कियां भी मंदिर में देखी और शादी भी इसने मंदिर में ही की। तो जब ये इसको एकदम कंफर्म हो गया कि ये ऐसा करेगा जरूर, तो शादी के कोई 7-8 महीने बाद एक दिन शाम को वो एक किसी तरह की कम उम्र की लड़की, आदिवासी लड़की जो कोल फील्ड में काम करती है, उनको ल्योर करना, गरीबी की मारी हुई ये महिलाएं, इनको ल्योर करना बहुत आसान होता है, बहुत जुल्म इनके ऊपर होता है। फॉरेस्ट वाले भी, पुलिस वाले भी, सुपरवाइजर भी, लेबर कॉन्ट्रैक्टर भी, अगर कहीं बेचारी काम कर रही हैं तो वहाँ उस सेटअप में जो भी है वो इनका शोषण करते हैं। ये मैंने सोनभद्र में खूब अच्छी तरह से देखा है। मैंने बताया कि दोनों टेरेन और दोनों इलाके बिल्कुल सटे हुए हैं, केवल एक बाउंड्री का अंतर है, वो मध्य प्रदेश में है, सोनभद्र उत्तर प्रदेश में है। तो बहरहाल वो लड़की ले आया शाम को और आते ही आदेश किया कंचन को कि खाना बनाओ, हम दोनों साथ खाना खाएंगे। गुस्से में लाल कंचन, उसने सोचा अगर अभी हम विरोध करेंगे तो मेरा प्लान चौपट हो जाएगा। उसने खाना बनाया और जब तक वो खाना बनाती तब तक ये शराब भी साथ में रोज ही लाता था, शराब निकाल कर पीता रहा और शराब पीने के साथ साथ उस कम उम्र की बच्ची के साथ, आदिवासी लड़की के साथ ये छेड़छाड़ करता रहा, दुर्व्यवहार करता रहा। इतनी देर में कंचन ये देख देख के उसका खून खौल रहा था, लेकिन उसने बिल्कुल तय कर लिया था कि आज बिल्कुल इनकी अंतिम रात होगी। तय कर लिया था। खाना ले आई और जो सब्जी थी, जिस कटोरी में सब्जी वो वीरेंद्र के लिए ले आई, उसमें पहले से पीसी हुई 20 गोलियां नींद की, खूब बारीक पीसी हुई, अच्छे से मिला दिया। दोनों का खाना लगाया, दोनों ने साथ साथ खाना खाया, पास बैठकर खाया। मैंने बताया कि जब तक वो शराब भी पीता रहा और उस बच्ची के साथ छेड़छाड़ भी करता रहा। खाना खाने के 10-15 मिनट बाद ही खड़ा हुआ वो लड़खड़ाने लगा और उस लड़की से कहा कि मैं मोटरसाइकिल से तुम्हें छोड़ नहीं पाऊंगा, मुझे ज्यादा नशा हो गया है, मैंने ज्यादा पी ली है, तो तुम ऐसा करो, तुम चली जाओ पैदल। वो वहां से 1.5-2 किलोमीटर पे जो लेबर कॉलोनी बनती है कोल फील्ड की, उसी में कहीं झोपड़पट्टी में रहती थी। उसने कहा बहुत दूर नहीं है, तुम चली जाओ, मैं कल सुबह आऊंगा तब तुमसे बात करूंगा। वो लड़की चली गई। उसके बाद ये सीधे वहां से आया, पूरे कपड़े जूते पहने हुए धम्म से बिस्तर पर उलट गया और 5-7 मिनट बाद ही वो बेसुध हो गया। इसी काम के लिए, इसी क्षण के लिए, इसी प्रहर के लिए, इसी मौके के लिए कंचन एकदम जैसे कह रहे हैं घड़ी लेकर इंतजार कर रही थी। हिला डुला के देखा कि बिल्कुल किसी भी तरह से 5% भी होश उसको नहीं रह गया था। सबसे पहले उसने उसके सारे कपड़े उतारे, जूता मोजा उतारा, बिल्कुल सारे कपड़े उतार कर एक पॉलीथीन में उसको रख लिया, मोटी वाली पॉलीथीन, ताकि वो इसके वजन से फटे नहीं। जूते, कपड़े, बेल्ट सब उसी में डाल दिए। उसके बाद अपनी पहले से रखी हुई कुल्हाड़ी से एक झटके में उसकी गर्दन को ऑलमोस्ट अलग कर दिया। फिर गुस्से में चेहरे पर कई एक वार किए बिस्तर पर ही, और फिर उसके बाद उसने उसका अंग विशेष बिल्कुल जड़ से काट के खत्म कर दिया और उसको, उस कटे हुए अंग को उसने उसी पॉलीथीन में जिसमें उसके कपड़े उपड़े थे वो उसी में रख दिए। पूरे गद्दे पर, पूरे बेड पर ब्लड ही ब्लड हो गया। उसके सिर का हिस्सा जो लटक गया था उसको एक पॉलीथीन में अच्छी तरह से बांधा, इत्मीनान से बांधा।
फिर एक पुरानी चद्दर में उसको लपेटा, कंधे पर रखकर वो गांव से बाहर निकली। उसका असल में बिल्कुल ठीक मतलब सड़क की तरफ ही उसका दरवाजा था। निकली, उसकी मंशा तो सड़क पार करके 200-250 कदम भीतर जंगल में इसको फेंकने की थी, लेकिन सड़क पार करते करते उसका दम निकलने लगा, भारी वजनी उसका शव था। तो सड़क वो ब्लैक टॉप पार करने के 10 कदम बाद ही उसने उसे वहीं फेंक दिया। फेंकने के बाद चद्दर उसमें से निकाल ली, चद्दर लेकर उसे घर गई और घर से वो पॉलीथीन जिसमें उसके सारे कपड़े, जूते, बेल्ट, ये वो और वो मांस का टुकड़ा रखा हुआ था, उसे पहले से मोटरसाइकिल में भरने के लिए केन में कुछ पेट्रोल पड़ा हुआ था, पॉलीथीन के भीतर ही वो पूरा पेट्रोल उसमें डाल दिया ताकि वो बिल्कुल सोख ले, उसका कपड़ा और सारी चीजें वो सोख ले उस पेट्रोल को। उसे अपने साथ ले गई। जहां शव उसने फेंका था वहां से करीब 40-50 कदम दूर एक हल्का सा भीतर जंगल की तरफ एक बहुत बड़े पेड़ के जड़ के पास उसे रखकर उसे माचिस लगा दी और चुपचाप घर चली आई। घर में खून से सने हुए दोनों चद्दर, गद्दा और तकिया, इन सब को खूब अच्छी तरह से सुतली से अच्छी तरह से बांध के इसके ऊपर बोरियां लपेट के उसे पलंग के नीचे रख दिया। जहां जहां खून के छींटे और धब्बे दिखाई पड़े, अगले दिन उन्हें अच्छी तरह साफ करके चूने की अगर कहीं जरूरत थी तो चूना लगा के, ताकि बाहर का आदमी, मैंने बताया उसने घर को अच्छे से मेंटेन कर रखा था कि बाहर का कोई आदमी आए उसे किसी तरह का शक ना हो। बाकी जब लाश मिली उसके बाद पुलिस ने क्या किया ये मैं आपको बता चुका हूं। आज मैं बड़ी उहापोह में हूं कि कंचन ने सही किया या गलत किया। देखिए, कानून की दृष्टि में तो उसने बहुत गलत किया, कानूनन अपराध किया, हत्या की मुजरिम है वो, हत्या और साक्ष्य को छिपाने की मुजरिम है, इसीलिए जेल भी गई। लेकिन क्या उसके पास और भी कोई रास्ता था? या तो वो रास्ता वही चुनती जो उससे पहले की 4 पत्नियां कर चुकी थी, यानी छोड़ के चली जाती, तो फिर 6वीं आ जाती, उसके साथ भी वही होता, फिर 7वीं आ जाती और हर बार ये औरतें चली जाती। इसको रोकने के लिए उसने वो अपराध किया। तब उसने सही किया कि गलत किया? किसकी गलती थी? गलती तो हर हाल में वीरेन की थी, लेकिन उसको उसके किए की सजा उसकी 5वीं पत्नी ने दे दी। लेकिन एक के बाद एक 5 शादियां करके, 4 की जिंदगी बर्बाद करके, अपनी आदतों के कारण उसके अंदर क्या सुधार की कोई गुंजाइश नहीं थी, कोई और रास्ता नहीं था कि उसमें कुछ सुधार हो सकता। क्या यही अंतिम रास्ता था जो कंचन ने किया? तो कंचन ने सही किया कि गलत किया? मैं कानूनी दृष्टिकोण से नहीं कह रहा हूं, कानूनी दृष्टिकोण से उसने 100% गलत किया। लेकिन आज ये राय आपकी टिप्पणी के साथ मैं अपने किस्सा गोई के सुधी श्रोताओं पर छोड़ता हूं। खूब विचार कर लें, मनन कर लें, सुन लें पूरा, तब अपनी राय, और खासकर उन 300-400 हमारे ऐसे रेगुलर दर्शक तो सभी हैं हमारे किस्सा गोई परिवार के, लेकिन 200-250 लोग ऐसे हैं जो कमेंट जरूर करते हैं। बहुत से लोग हैं जो कहते हैं कि मैंने एक एपिसोड से देखा और अभी 700 तक देखा, लेकिन कमेंट कभी नहीं किया, आज कर रहा हूं। मैं उनकी बात भी करता हूं कि आपका अपना दृष्टिकोण देखिए। मेरा दृष्टिकोण तो शुद्ध पुलिस वाले का दृष्टिकोण है, प्योर पुलिस वर्जन है।
लेकिन मानवीय दृष्टिकोण से पुलिस को हटा के आपके दृष्टिकोण से मैं जरूर जानना चाहूंगा कि क्या कंचन ने गलती की? क्या कंचन के पास दूसरा ऑप्शन भी था? क्या कंचन हत्या के अलावा किसी और तरीके का इस्तेमाल कर सकती थी? तो मैं जरूर चाहूंगा कि आप जरूर इस पर अपनी टिप्पणी करें। दूसरा, आज रामनवमी है। पूरे देश में धूमधाम से रामनवमी का पर्व मनाया जा रहा है। आज ही नवरात्र के व्रत पूरे होंगे। तो जब तक आप देखेंगे, हवन आप कर चुके होंगे, पारण यानी अन्न का ग्रहण करना कर चुके होंगे। जो लोग पूरे 9 दिन रखते हैं वो दशमी में करते हैं। जो लोग पहले और 8वें दिन रखते हैं वो आज ही यानी रामनवमी के दिन ही सवेरे व्रत अपना तोड़ लेंगे। तो एक बार फिर से रामनवमी की आपको शुभकामनाएं, इसी आशा के साथ कि आप कंचन ने गलती की या नहीं की, इस पर अपने विचार के साथ अपनी टिप्पणी जरूर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।